22 फरवरी को आपका पेपर है। इस 22 फरवरी के पेपर में आपको क्या 100 में 100 करना है? तो भाई साहब हट के नहीं जाना है, हमारे साथ बने रहना है 22 फरवरी की सुबह 10 बजे तक। इसके बाद देखिएगा आपका रिजल्ट कैसा होता है। जो पीछे पास हो चुके हैं, आपसे 1 साल सीनियर हैं, जरा उनसे पूछ के देखिए क्या हालचाल है, हमारे बारे में बताएंगे आपको। चलिए ठीक है, कोई ज्यादा इंस्ट्रक्शंस है नहीं, बस शुरू कर लेते हैं इसको। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हिंदी गद्य साहित्य के विकास से। पत्रिकाओं पर ऑलरेडी एक वीडियो हमने बना रखा है। किसकी पत्रिका कौन से युग में प्रकाशित हुई, कौन सी पत्रिका किसने संपादित की है? जनरल हिंदी। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम बताना है। अगर आपसे पूछे कोई कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के हैं तो क्या बताएंगे? भारतेंदु युग के हैं। अगर आपसे पूछे कि बाल कृष्ण भट्ट की कोई पत्रिका क्या है तो इसमें ऑप्शंस हैं आनंद कादंबिनी, प्रदीप, हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण और दिनमान। बताओ भाई, बाल कृष्ण भट्ट की जो पत्रिका है वो है हिंदी प्रदीप। बताइए कौन सी है? सेकंड ऑप्शन जिन बंदों ने चुना है बिल्कुल सही जा रहे हैं। सेकंड ऑप्शन हिंदी प्रदीप बाल कृष्ण भट्ट की संपादित पत्रिका है। दूसरा प्रश्न है डॉक्टर नगेंद्र की रचना क्या है? यहां पर नागेंद्र भी कुछ लोग लिखते हैं लेकिन नगेंद्र आप लिखिए। डॉक्टर नगेंद्र की रचना कौन सी है बताइए? साहित्यालोचन, साहित्य सहचर या फिर त्रिवेणी या फिर आलोचक की आस्था? बताइए। आस्था के चरण, ठीक है, आस्था के चरण तो है डॉक्टर नगेंद्र की, नहीं इनकी नहीं। आप ठीक है, ये आप देखिए आलोचक की आस्था, डॉक्टर नगेंद्र की रचना है आलोचक की आस्था। क्लियर? फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर, अक्षय सिंह एंड आयुष स्काई। आलोचक की आस्था माही चौधरी, कुलदीप राठौर एग्रीकल्चर जी। चलिए अगला प्रश्न है कायाकल्प और सोजे वतन। कायाकल्प एक में है और सोजे वतन है। कायाकल्प और सोजे वतन, अगर आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं, श्रे प्रे रंग का निगक गो मम, ठीक है, तो आप इसको किस हवा में लेंगे? इसको इस हवा में लीजिए। से सेवा सदन, से सेवा सदन, प्रे से प्रेमाश्रम, प्रेमा और प्रेमाश्रम दोनों ही इनकी हैं, ठीक है, प्रेमाश्रम। रम से रंग भूमि, रम वो वाली नहीं, रंग भूमि है, याद रखना। का से कायाकल्प, का से कायाकल्प। नी से निर्मला, नी से क्या है? निर्मला। गा से गबन, कर्म भूमि, और गो से गोदान। मम से मंगल सूत्र, मंगल सूत्र, और ये है अपूर्ण। जयशंकर प्रसाद की जिस तरह इरावती अपूर्ण है उसी तरह प्रेमचंद की मंगल सूत्र अपूर्ण है। अब आंसर तो निकल के आ गया होगा ना आपका? बिल्कुल उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। किसकी है बताइए? उपन्यास है तो किसकी है? ये है प्रेमचंद की, ठीक है, प्रेमचंद की। कायाकल्प और सोजे वतन जिस पर अंग्रेजों ने बैन लगा दिया था, ये प्रेमचंद की उपन्यास हैं, ठीक है। समझ में आया? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान, मंगलसूत्र, इस तरह प्रेमाश्रम, प्रेमा, सेवा सदन किसकी है? प्रेमचंद की उपन्यास है, ठीक है। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन हैं? और ये चैप्टर तो आप पढ़ ही चुके हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं। इसमें क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन ये आए हुए प्रश्न हैं, हमें इनको रिवीजन करते रहना है, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? कवि वचन सुधा है,
भारत मित्र है, उचित वक्ता है या सरस्वती है, बताइए। और इसको भी हर एक व्यक्ति जानता होगा। शेयर करने की संख्या बहुत कम है, मतलब आप लोग शेयर करना बंद कर दिए हैं। क्या बात है भाई, नाराज क्यों हो? कर दो ना यार, है ना। सरस्वती पत्रिका जो है ये तो आप जानते हैं, सरस्वती पत्रिका का दूसरा नाम साहित्य वैजयंती है। याद रखिएगा, हमारा मकसद एक प्रश्न को पढ़ाना, एक प्रश्न का ही पढ़ाना नहीं है, बल्कि एक प्रश्न से निकलने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज का है। तो साहित्य वैजयंती नाम की जो पत्रिका है, ठीक है, जो साहित्य वैजयंती नाम की पत्रिका है, ये सरस्वती का ही नाम दे दिया गया था, क्योंकि ये ऐसी पत्रिका है जिसने हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। हिंदी गद्य साहित्य के खड़ी बोली को आगे बढ़ाने का जो योगदान इस पत्रिका का रहा है वो अविस्मरणीय है। और इसीलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी को द्विवेदी युग के नाम से, उनके नाम से ही द्विवेदी युग का नाम डाल दिया गया। 1903 से लेकर के 1920 तक ये पत्रिका का प्रकाशन किया। इसके बाद बख्शी जी ने किया। बख्शी जी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, प्रथम श्याम सुंदर दास थे, दूसरे द्विवेदी जी थे, लेकिन नाम द्विवेदी जी का ही आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 17 साल इस पत्रिका की सेवा की थी। ठीक है, समझ में आया? चलिए भाई, सतसई का रचना काल बताइए। वैसे सतसई तो आप जानते हैं बिहारी की है। सतसई का जो तत्सम होता है वो सप्तशती होता है। सप्तशती क्यों होता है? जिस भी रचना में 700 से अधिक छंद होते हैं उसको सप्तशती या सतसई कहते हैं। ठीक है, तो सतसई जो है उस समय सतसई लिखने की परंपरा थी। जैसे शिवा बावनी है तो शिवा बावनी में 52 छंद हैं, इसीलिए उसको शिवा बावनी कह दिया गया। प्रेम पच्चीसी है, प्रेम पच्चीसी में 25 छंद हैं। ठीक है, प्रेम पच्चीसी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की लिखी हुई है। पढ़िए कभी प्रेम पे, क्या सवैया छंद लिखे, मजा आ जाए। तो सतसई जो है सप्तशती यानी 700 से अधिक छंद, तो सतसई में 719 जो थे वो छंद थे। ठीक है, 719 छंद थे, यानी 713 दोहे और 6 सोरठा। याद है ना, उस दिन बताया था 713 दोहे 6 सोरठा मिला के 719 छंदों की रचना है। सतसई रीतिकाल की रचना है और बिहारी लाल इसके लेखक हैं। कितनी बातें निकल के आई। राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। ठीक है, राम की शक्ति पूजा बताइए किसकी है? राम की शक्ति पूजा कांत त्रिपाठी निराला लगा लीजिए। वैसे इनकी और है सरोज स्मृति है, सरोज स्मृति है। याद रखना, सरोज स्मृति जो है वो शोक गीत है। इनकी बिटिया का देहावसान हो गया था, 18 वर्ष की समाप्ति पर 19वां लगने वाला था, तो उसी के शोक में लिख के लगता है। और निराला यही कहते हैं सरोज स्मृति में कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहें आज जो नहीं कही। इनकी अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास है, राम की शक्ति पूजा है। ठीक है, तुलसीदास भी पढ़िए, लंबी कविताओं में आती है, मस्त है। ठीक, चलो, निम्न में कवियों में से कौन छायावादी कवि नहीं है? छायावादी कवि नहीं है। नागार्जुन, पंत प्रसाद और महादेवी। नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं, बाबा नागार्जुन। इन्हीं का नाम वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है, बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। यात्री उपनाम से मैथिली भाषा में लिखते थे। ठीक है, मैथिली भाषा के भी कवि थे ये। यात्री उपनाम से मैथिली भाषा में कविताएं लिखते थे। वैद्यनाथ मिश्र इनका असली नाम था और बाबा नागार्जुन इनका बाद का नाम पड़ा। समझ में आ गया होगा आपको। तो छायावादी कवि ये नहीं है, है ना। तो इनको पढ़िए नागार्जुन का। फिर देखिए, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है? वीर रस आप जानते हैं। वीर रस में एक ही मात्र कवि थे जिनका नाम था भूषण। छत्रसाल दशक, शिवा शौर्य लिखने वाले
और शिवराज भूषण लिखने वाले। इनका एक और ग्रंथ है शिवराज भूषण। क्या है? शिवराज भूषण इनका एक ग्रंथ है। शिवराज भूषण एक अलंकार ग्रंथ है, अलंकार निरूपक ग्रंथ है, याद रखना। ये पूछ लिया जाता है अलंकार से संबंधित भूषण का ग्रंथ था तो शिवराज भूषण, याद रखिए। तीसरा यहां पर है तीसरा सप्तक। भाई तीसरा दूसरा कुछ भी लिख लो, तीसरा लिख लो, तीसरा। हां, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी पीडीएफ की लिंक दे दी है, वहां आप जाएंगे तो यही नहीं बल्कि 2 और पेपर्स की पीडीएफ आप पा जाएंगे। तो तार सप्तक के संपादक थे अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय किस सप्तक में संग्रहित हैं? अगर ये वाला प्रश्न पूछ ले तो थोड़ा सा ध्यान देना। अज्ञेय किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो तार सप्तक में। इसके बाद अज्ञेय ने संपादन तो किया लेकिन संग्रहित उनकी कविताएं अन्य सप्तकों में नहीं है। ठीक है, और हम आपको बता देते हैं खंड बा प्रारंभ होगा। खंड बा जो छोड़ के जाएगा पक्का 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 वो पछताएगा, इसलिए खंड बा छोड़ के मत जाना। आइए, खंड बा आता है, यहां से छोड़ के मत जाना, मतलब यहां से खंड बा नहीं बल्कि तीसरा प्रश्न, खंड बा तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो यहां पर जन का प्रवाह अनंत होता है। अब ये जो प्रश्न है, ये जो गद्यांश है, मैंने यहां फिर से क्यों रखा? वायरल गद्यांश है, 7 सेटों में से किसी न किसी सेट में ये रखा मिलेगा, ये मेरा दावा है, देखना। ठीक, जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने जो तादात्म्य प्राप्त किया है, तादात्म्य का मतलब होता है एकाकार हो जाना, समन्वयात्मक रूप से संयुक्त होना। ठीक, तो यहां पर पाठ का शीर्षक कोई बोलेगा भाई, कौन बता रहा है? बिल्कुल राहुल कुमार, राष्ट्र का स्वरूप, बिल्कुल सही है। संस्कृत के आल चैप्टर 1 शॉर्ट बना देंगे, परेशान न हो, मैं तो सब कुछ बना दूंगा, लेकिन अभी से आपको 1 शॉर्ट रिवीजन नहीं करना। अभी तो आप वो चीजें पढ़िए जो नहीं आपको आ रही हैं। ठीक है, कल मैं इस पर भी चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये समझिए आज कितनी तारीख है? आज 7 जनवरी है। तो अभी 7 जनवरी से वो चीजें आपको नहीं करनी है, आपको जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है। अभी जनवरी भर है आपके पास, तो आप वो चीजें तैयार कीजिए जो आपको याद अभी नहीं है, जो आपके लिए, जिन पर आपने अभी तक नजर नहीं डाली है, वो चीजें पढ़िए। इंपॉर्टेंट के चक्कर में पूरा महीना ये भी गंवा दोगे, फिर इंपॉर्टेंट कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मत ढूंढो, अनइंपॉर्टेंट भी आता है, ये भी ध्यान रखना। परीक्षा में आता अनइंपॉर्टेंट भी है, जिस पर नजर नहीं जाती है, कभी कभी वो प्रश्न आते हैं। इसलिए कहना मानो, यहां हम खड़े हैं आपके लिए। आपका 22 फरवरी को है तो हम 22 फरवरी के सुबह 12 बजे तक हैं आपके साथ। 2 बजे पेपर है, 12 बजे हमारी क्लासेस लेके जाइए आप, फिर आपको फर्क महसूस होगा कि हम कहां थे। और जो बाद में ज्वाइन करते हैं ना, जो बाद में हमको सब्सक्राइब करते हैं, उनको बड़ा पछतावा होता कि पहले क्यों नहीं मिले। ठीक है, तो खैर तारीफ वारीफ नहीं भाई साहब, तारीफ करना मेरी आदत नहीं है। पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। जन का प्रवाह का आशय लिखिए। जन का प्रवाह मनुष्य के जन जीवन से है। जन का प्रवाह जनजीवन से है भाई साहब, क्योंकि जन का प्रवाह एक नदी की धार की तरह होता है। जिस प्रकार नदियों के जल की धारा बराबर बहती रहती है, उसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य का प्रवाह चलता रहता है। तो जन के प्रवाह से तात्पर्य मनुष्य के जीवन से, मनुष्य के जीवन के पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने से है। ठीक है, हाँ। भूमि के साथ किसने तादात्म्य प्राप्त किया? तो तादात्म्य यहां देखिए, जन ने भूमि के साथ तादात्म्य प्राप्त किया। जन का जीवन किस तरह है? नदी के प्रवाह की तरह है। व्याख्या बता दी आपको। इसमें क्या है? भाषा बहुत सुंदर, सर्वश्रेष्ठ, जबरदस्त, सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिक इंपॉर्टेंट। भाषा स्वयं संस्कृति का अटूट अंग है। आप कहेंगे सर ये तो एक ही लाइन है, हम इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? इसमें भाई साहब सार तत्व समाहित है। सार तत्व आप लिखिए। डॉक्टर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं।
तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी कहते हैं कि भाषा स्वयं में संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। हम भाषा को संस्कृति से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि भाषा और संस्कृति एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना संस्कृति के भाषा दुरूह है और बिना भाषा के संस्कृति अनिश्चित है। इसलिए भाषा और संस्कृति एक अभिन्न अंग हैं जिनको कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि संस्कृति परंपरा से निकली हुई है और गतिशील परिवर्तनशील है, उसी प्रकार भाषा भी गतिशील और परिवर्तनशील है। समझ में आया? तो हो गया पाठ का नाम, लेखक का नाम वासुदेव शरण प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, भाषा और आधुनिकता। समझ गए? बिल्कुल सौरभ कुमार जी, चलिए बिल्कुल सही है। राहुल कुमार जी, ठीक है। उत्कर्ष तिवारी, अक्षय सिंह, सॉरी क्यों बोल रहे हो भाई? भाषा किसका अटूट अंग है? संस्कृति का। उत्तर कहां से खोजना है? इसी गद्यांश से। बाहर से एक आध प्रश्न उल्टा सीधा हो सकता है, बाकी नहीं। किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो भाषा की प्रगति संस्कृति की प्रगति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। ठीक है। अच्छा, संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी प्रगति तो भाई साहब किसकी? संस्कृति की प्रगति गति विज्ञान की प्रगति के साथ जुड़ी जाती है। समझ में आया? बिल्कुल। सांस्कृतिक हलचलें किसके लिए पर्याप्त नहीं है? तो सांस्कृतिक हलचलें किसके लिए पर्याप्त नहीं है? नए प्रयोगों, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए। अच्छा, पर्याप्त नहीं है, समझो फिर से, यहां से आंसर देखो। ठीक, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। तो सांस्कृतिक हलचलों के लिए, हलचलें किसके लिए पर्याप्त नहीं है? तो भाषा के परंपरागत प्रयोग के लिए। ठीक, फिर देखिए कि दुख की पिछली रजनी के बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दाया झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल ईश का वो रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। श्रद्धा समझाती है किसको? मनु को। क्या समझाती है? कि हे मनु, दुख की पिछली रात्रि के मध्य में ही सुख का नवीन सवेरा उत्पन्न होता है। और रात्रि, जिस प्रकार रात्रि और सुबह के मध्य में एक बारीक महीन नीला पर्दा होता है अंधकार का, ठीक उसी प्रकार सुख और दुख के मध्य में एक हल्का महीन बारीक पर्दा होता है जिसमें सुख रूपी शरीर निहित होता है। जिस दुख को तुम अभिशाप समझ बैठे हो हे मनु, दरअसल वो जो वास्तविक रूप में वो अभिशाप नहीं है, बल्कि वो ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है। अज्ञे जी लिखते हैं दुख सबको मांझता है, तो वाकई में दुख मांझने के लिए होता है और ये ईश्वर का रहस्यमयी वरदान होता है। ठीक, तो यहां पर समझाती है श्रद्धा, कभी मत इसको जाओ भूल, इसे कभी भूलना नहीं है। कवि और कविता का नाम, कवि का नाम भाई क्या है? जयशंकर प्रसाद है। छायावाद के ब्रह्मा है जयशंकर प्रसाद, याद रखना भाई साहब। श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? तो मोटिवेट कर रही है श्रद्धा। प्रेरणा दे रही मतलब मोटिवेट कर रही है मनु के हताश मन को। रजनी किसका प्रतीक है? दुख की, तो दुख का प्रतीक है रजनी। सुख का नवल प्रभात कब आता है? दुख की रजनी समाप्त होने पर। व्याख्या कर ही दी कि सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन
तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा पर धामे भर, चेतना अहिंसा नाम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। सुमित्रानंदन पंत बापू के प्रति लिखते हुए कहते हैं कि हे बापू, सुख भोग खोजने आते सन, अन्य जो मनुष्य हैं वो मात्र सुख के भोगों को भोगने के लिए और सुख को भोगने के लिए, उसी को खोजने के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं। परंतु हे बापू, आप तो सत्य की खोज करने आए। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। तुम आत्मा और मन के मनोज अर्थात इस पृथ्वी पर सबसे सुंदरतम व्यक्ति हो। बाकी लोग तो जग की महज मिट्टी के पुतले हैं, संसार में मिट्टी के पुतले हैं। बाकी लोग भोग वासनाओं में लिप्त हैं, सांसारिक मोह माया में लिप्त हैं और इसी मिट्टी के पुतले हैं। परंतु आप आत्मा और मन दोनों के मनोजन्मा देवता कामदेव की भांति। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, आपने हे बापू जड़ता और हिंसा और स्पर्धा में भर दिया क्या? चेतना, अहिंसा और नम्र ओज। समझो, जड़ता में क्या भर दिया? जड़ता में चेतना भर दी, हिंसा में अहिंसा भर दिया, स्पर्धा में नम्र ओज भर दिया। अर्थात हे बापू, आपने जड़ता में चेतना का संचार किया, अर्थात शून्य और शुष्क पड़े मानव मन को जगाया। आपने जड़ता में चेतना भर दी और हिंसा में अहिंसा का संचार किया। जहां पर हिंसा फैली हुई थी, आपने उस हिंसा को अहिंसा में परिवर्तित कर दिया। स्पर्धा को नम्रोज में परिवर्तित कर दिया। अर्थात जहां पर लड़ाई झगड़े हो रहे थे, द्वंद्व चल रहा था, उसको आपने नम्र ओज में परिवर्तित कर दिया। और पशुता का पंकज, पशुता अर्थात पाशविक शक्तियों का जो कीचड़ में खिला हुआ कमल था। पंकज मतलब पंके जायते यह सह पंकजः, अर्थात जो कीचड़ में जन्म लेता है उसको पंकज कहते हैं। पंक मीन्स होता है कीचड़, जामा ने उत्पन्न, तो कमल कीचड़ में खिलता है। तो कहते हैं पशुता का पंकज बना दिया। हे बापू, आपने पाशविक शक्तियों से लड़कर के जो कमल पाशविक शक्तियों रूपी कीचड़ में खिला था, उसको आपने मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में खिला करके स्वच्छ कमल बना दिया। ठीक, कवि और कविता का नाम बापू के प्रति और सुमित्रानंदन पंत। मानव नश्वर संसार में आकर किसकी खोज करते हैं? सुखों की और भोगों की। मनुष्य क्या है? मनुष्य मिट्टी का पुतला है। सत्य की खोज करने कौन आया? महात्मा गांधी अर्थात बापू आए और व्याख्या कर ही दी हमने। फिर साहित्यिक परिचय में जितने सुंदरतम साहित्यिक परिचय बताए ये यही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचलाइट बहादुर करा दी आराम से। कथा वस्तु का सारांश लिखना है। 80 शब्दों का मतलब ये नहीं है कि आप छोटा सा लिख देना और उसमें अंकों न मिले। हमने कॉपी लिख के आपको बता दी है कैसे लिखना है। ऑलरेडी उस कॉपी को आप देखिए, उसमें सारे तत्व हमने बता दिए हैं। चाहिए चैनल पर, वहां पर कॉपी पड़ी हुई है। लेकिन अभी रुकिए, पहले तो आपको क्या करना है, पेपर हल कर लीजिए, फिर कॉपी देखने जाइएगा। चैनल पे पड़ी है, वो कभी वीडियो डिलीट थोड़ी होगा। ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य क्या है आखिर, वो लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। फिर एक खंड काव्य में चित्रण जरूर याद कर लेना। ठीक, अब ठीक है, कर्ण का चरित्र महान है, तो यहां पर देखिए रश्मिरथी खंड अंतिम सर की कथा लिखिए। तो चरित्रण ज्यादातर आते हैं, द्रौपदी के चरित्र की विशेषताएं। ठीक है, और फिर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर चित्रण आया दशरथ का चरित्रांकन, फिर हर्षवर्धन का चरित्रांकन। तो चरित्रण अधिकतर पूछे जाते हैं, लेकिन आप याद कर लेना सारांश भी। आप खंड खा में देखिए, यहां पर संस्कृत भाषाया महत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे मत भूलना। सुभाषित रत्नानि मैं लिख के देता हूं, 7 अंक सुभाषित रत्नानि से मिलेंगे, याद कर लेना। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि। संस्कृत साहित्य के, अब ये कहां से लिया गया? संस्कृत भाषाया महत्वम,
ठीक है। हाँ, हमेशा कंप्लीट नहीं हो पाता। अच्छा, तो कंप्लीट नहीं हो पाता तो आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए भैया। संस्कृत साहित्य से आदि कवि ही वाल्मीकि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, इनके मीनिंग्स नहीं है, ये नाम है। तो महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य चार अन्य, भास, ये भी क्या है, कवि हैं। भास भारवी, संस्कृत के कवि हैं महाकवि भास, महाकवि भारवी, महाकवि भवभूति आदि। महाकवयः स्वकीय ही माने अपने ग्रंथ रत्न ही, ग्रंथ रत्नों के द्वारा अद्यापि आज भी पाठका नाम पाठकों के हृदय यानी हृदय में विराजनते विराजमान हैं। इयम भाषा अस्माभि मात्र समम सम्मानीया, ये भाषा हमारी माता के समान सम्मानी, वंदनीय चा और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वातंत्रम, जिससे भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम अखंडत्वम, गौरव और अखंडत्व, तथा सांस्कृतिकम एकत्वम, सांस्कृतिक एकता, च संस्कृतेनेयो, यतो ही मतलब क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकती है। इयम भाषा संस्कृत भाषाया सर्वासु इयम संस्कृत भाषा, ये संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम श्रेष्ठ है। ठीक है, चा अने और। फिर यहां कहां से है ये वाला बता दो। महामना मालवीय, महामना मालवीय, महामना मालवीय, महामना मालवीय, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता, महामना मालवीय विद्वान वक्ता धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। चतुर पत्रकारा पटुः पत्रकारा, यानी चतुर पत्रकार थे। परम अस्य सर्वोच्च गुण जनसेवैव, परंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। परम अस्य सर्वोच्च गुण जनसेवैव आसीत्, परंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड्यमानांश अपश्यत, जहां कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, तत्रैव सह शीघ्रमेव, वहीं पर ये शीघ्र ही उपस्थितः सर्वविधम साहाय्यम अकरोत्, उपस्थित होते और सब प्रकार से सहायता करते थे। प्राणी सेवा से स्वभाव आसीत्, प्राणी मात्र की सेवा इनका स्वभाव ही था। अब देखो 7 अंकों में आना है। 2 का आपका अनुवाद है, 2 का आपका होता है संदर्भ और 5 का अनुवाद। ध्यान दीजिएगा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन घमंड के लिए, और शक्ति परेशान पर पीड़नाय, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। इसके विपरीत दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड करने के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए। और इसके विपरीत, विपरीतम एतत्, इसके विपरीत साधु की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। ठीक है, कहां से? सुभाषित रत्नानि से। न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्य अभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम प्रस्य कस्य कुद्रो भविष्यति। यानी मुझे इस उल्लू का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लगता। क्रोधित ना होने पर इसका मुख देखिए, क्रोधित होने पर कैसा होगा। ठीक है, चलिए, तो जातक कथा से लिया गया उलूक जातम। फिर मुहावरे। आंख का तारा होना, आंख का तारा होना, अत्यधिक दुलारा होना। मुन्ना अपनी मम्मी की आंखों का तारा है। नाक में नकेल डालना, वश में करना। बिहारी का विवाह करके उसकी मां ने उसकी नाक में नकेल डाल दी। ठीक। सावन हरे न भादों सूखे, सदैव एक जैसे रहना। रघुबीर को हम देखते हैं एकदम दुबला दुबला, न सावन हरे न भादों सूखे, एक जैसा रहता है।
चाहे जितना खा ले। मक्खन लगाना, चापलूसी करना, चमचे हर समय अधिकारी के मक्खन लगाते रहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। अपठित गद्यांश आता है। अपठित गद्यांश हमेशा अपठित ही होता है। हमेशा पढ़ते पढ़ते आपको ढंग से समझना होगा। परमाणु संपन्न देशों की तुलना में हम दशकों पीछे चल रहे हैं। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में विदेशी तकनीक का सहयोग एक यथार्थ है और इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। परमाणु समझौते के संदर्भ में ऐसी कोई दलील सही नहीं कि सब कुछ भारत के मन मुताबिक होना चाहिए। दो देशों के बीच होने वाले समझौते लेन देन पर ही आधारित होते हैं। प्रधानमंत्री की कौन सी कोशिश स्वागत करने योग्य है? तो हम सीधे सीधे उत्तर ही ढूंढ लेते हैं ना। प्रधानमंत्री की कौन सी कोशिश स्वागत करने योग्य है? अब वैसे इसमें प्रधानमंत्री कहीं नहीं है। ठीक, चलो भाई, हमको ये समझ में, इसमें मुझे लगता है टाइपिंग में अधूरा रह गया है। ठीक है, चलो हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा गद्यांश देखिए। दूसरा, महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य, साफ सफाई तक स्वयं करेगा। चोर की परिभाषा क्या है? ठीक, अब चोर की परिभाषा क्या है यहां पर समझो। यानी बिना श्रम किए जो भोजन करता वस्तुतः वह चोर है। यही चोर की परिभाषा। गांधी जी पापी किसे मानते हैं? ठीक, तो गांधी जी पापी बताओ किसे मानते हैं? ठीक है, जो पाप का, जो श्रम नहीं करता है, पाप करता है, पाप का अन्न खाता है, वो पापी है। ठीक है, जो श्रम नहीं करता है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, इसका क्या आशय है? तो महात्मा गांधी का संपूर्ण जीवन श्रम के सापेक्ष ही था। वह कहते थे, इसका आशय यह है कि वह कहते थे कि श्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कोई भी प्रगति, कोई भी उत्थान नहीं हो सकता, कोई भी उन्नति नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, चलिए अब यहां देखो, श्रवण और श्रवण। श्रवण का अर्थ क्या होता है? कान। श्रवण का अर्थ क्या होता है? सन्यासी या भिक्षु। तो कान और भिक्षु। अंश और अंश। अंश का अर्थ कंधा और अंश का अर्थ भाग। तो कंधा और हिस्सा ये लगा दो। फिर अंबर। अंबर के दो अर्थ लिखो। अंबर के दो अर्थ, वस्त्र भी होता है अंबर, आकाश भी होता है। ठीक है, चपला का अर्थ विद्युत भी होता है और चंचला स्त्री भी होता है। जड़ का अर्थ, जड़ का अर्थ पेड़ की, जड़ का अर्थ मूर्ख भी होता है और पेड़ का निचला भाग। ठीक है, पेड़ का निचला भाग जड़ होता है। जड़ का अर्थ मूल भी होता, तो आप यहां पर मूल लिखिए, मूल, मूल। ठीक है, अनुकरण ये करने योग्य, अनुकरणीय, वन में रहने वाला, वनवासी। अब यहां पर वाक्यों को शुद्ध करिए। किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। महादेवी वर्मा, विद्वान की जगह हटा दो, लिख दो विदुषी। क्या लिखेंगे? विदुषी। महिला के लिए विदुषी और पुरुष के लिए विद्वान लगाते हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही नहीं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तुम मेरे से नहीं मुझसे मत बोलो। मैं लड़के को पढ़ाया हूं, मैंने लड़के को पढ़ाया है, ऐसे शुद्ध होगा। वीर रस, शांत रस, श्लेष, रूपक, दोहा, कुंडलिया। महामैराथन में मैंने सारे रस छंद अलंकार करा दिए, एक बार जरूर उसको देखने की कोशिश करें। छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखो। तो मैंने आपको बहुत तरीके समझाया है कि आप लिखेंगे, शाखा प्रबंधक महोदय,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा फतेहपुर। विषय छात्रवृत्ति हेतु, और विषय हमने क्या बताया आपको, हमेशा वही डालना है जो प्रश्न है, वही विषय डालना है। अब बैंक में खाता खोलने के लिए छात्रवृत्ति हेतु, ठीक है, तो आप लिखेंगे विषय छात्रवृत्ति हेतु खाता खोलने के संबंध में। महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूं, डीएवी इंटर कॉलेज में पढ़ता हूं। मैंने प्रथम श्रेणी में समस्त कक्षा 11 तक प्रथम श्रेणी में समस्त कक्षाओं में प्रथम श्रेणी प्राप्त की है। अब इस वर्ष सरकार की ओर से छात्रवृत्ति का ऐलान किया गया है, तो छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र में खाता संख्या मांगी जाती है, जिस पर सरकार के द्वारा धन भेजा जाएगा, छात्रवृत्ति संबंधी धन भेजा जाएगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उचित प्रपत्रों के साथ खाता मतलब आप इस बैंक में खाता खोलने की कृपा करें। ठीक, सभी समस्त प्रपत्रों को मैंने संलग्न कर दिया है। ठीक, और सारा आप इस प्रकार से आप लिख देंगे आज्ञा, वो मतलब भवदीय या आवेदनकर्ता या प्रार्थी, भवदीय लिख देंगे प्रार्थी लिख देंगे, दोनों चलेगा, मैंने बताया है आपको। ठीक है, तो आप अपने शब्दों में थोड़ा सा ऐसा करना कि एक पेज में बढ़िया सा आ जाए, इतना लिखना आपको। ठीक है, चलिए फिर आपका आता है निबंध। यहां पर वही निबंध मिलेंगे आपको जो मैंने करा रखा है। ऐसा नहीं हो सकता किसी पेपर में आपको कोई निबंध ना मिले। आरक्षण वरदान या अभिशाप, कृषक जीवन मैंने करा दिया, स्वच्छता, बाढ़ की समस्या। ठीक है, कृषक जीवन की समस्याएं आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक, स्वच्छता अभियान, बाढ़ की समस्या कारण, तो कृषक जीवन मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने निबंध ना कराया है, वो आपने देखा नहीं होगा, अलग बात है। कृषक जीवन की समस्याएं ज्ञान सिंधु आप डालेंगे तो जरूर आपको सर्च में मिल जाएगा। ठीक है।